द अनहोली कहानी की शुरुआत एक डिस्ग्रेस्ड जर्नलिस्ट जेरी फैन से होती है, जो अपना नाम और फेम बनाने के लिए लोगों तक झूठी कहानियां पहुंचाया करता था। लेकिन इन्हीं झूठी कहानियों की वजह से इसने अपनी नौकरी भी गंवा दी और अब ये छोटी मोटी घटनाओं को कवर करके उसे अपने दोस्तों को सेल करता है। आज भी कुछ ऐसा ही दिन था जब जेरी अपने दोस्त के कहने पर बोस्टन शहर के मैनफील्ड जगह पर एक घटना को कवर करने आया था। पहले तो उसे लगा कि उसे इस स्टोरी के कुछ पैसे मिल जाएंगे, लेकिन देखने पर उसे पता चला कि ये स्टोरी बिल्कुल बकवास है, जिसके उसे एक भी पैसे नहीं मिलने वाले। वो निराश होकर वहाँ से जाने लगता है कि तभी उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ती है। वो उसके करीब जाने लगता है। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है कि उसे कुछ अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। अब फाइनली जब वो उस पेड़ के पास पहुँच जाता है तो उसे उस पेड़ के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। वो उसके नीचे बैठता है और उस चमकती हुई चीज को निकालने लगता है। ये चमकती हुई चीज एक गुड़िया होती है, जिस पर एक इम्पॉसिबल डेट लिखी होती है, 31 फरवरी 1845, जो बेहद पुरानी और जंजीरों से बंधी होती है। जेरी जंजीरों को तोड़ देता है और सोचता है कि इसी की झूठी कहानी बनाकर कुछ पैसे कमाए जाए। वो उस गुड़िया को तोड़कर उसके 2 से 3 फोटो लेता है और उसकी झूठी कहानी बनाते हुए वापस लौटता है। अब तक रात भी हो चुकी होती है। वो मैनफील्ड के उसी रास्ते से गुजरता है कि तभी अचानक से उसके सामने एक लड़की आ जाती है। जेरी उसे बचाने के लिए स्टीयरिंग घुमा देता है, जिससे कार जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है और बुरी तरह से डैमेज हो जाती है। इस एक्सीडेंट में जेरी सही सलामत बच गया होता है। वो कार से बाहर निकलता है और उस लड़की को रोकते हुए उसके पीछे जाता है। ये लड़की बैनफील्ड के उसी पेड़ के पास जाकर बैठती है जिस पेड़ के पास जेरी को वो गुड़िया मिली थी और उसने उसे तोड़ दिया था। जेरी बिल्कुल उस लड़की के पीछे होता है और ये लड़की उस पेड़ के सामने प्रतिज्ञा ले रही होती है कि मेरी आत्मा सदा तुम्हारी रहेगी, मैं वादा करती हूँ। जेरी उसे देखने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखता है, जिसके हाथ रखते ही वो लड़की बेहोश हो जाती है। ये जगह भी सुनसान होती है और रात भी हो चुकी होती है, इसीलिए जेरी उसे उठाकर पास के एक चर्च में ले जाता है। कुछ देर बाद उस लड़की को होश आता है, जो अपने डॉक्टर नैटली से इशारों में बात करती है। नैटली उसकी तबीयत के बारे में पूछने के बाद जेरी को लेकर बाहर आती है। जेरी को कुछ समझ में नहीं आता। वो नैटली से कहता है कि तुम उससे इशारों में क्यों बात कर रही थी। नैटली कहती है उसका नाम एलिस है, ना तो वो हमसे बात कर सकती है और ना ही हमारी बातों को सुन सकती है। उसके कहने का मतलब होता है कि एलिस गूंगी है। बचपन में ही उसके पेरेंट्स गुजर गए, इसीलिए वो अपने अंकल फादर हैगन के साथ रहती है। गैरी जल्द ही थोड़े गंभीर मन से जवाब देता है। वो कहता है अजीब बात है, वो तो बात कर रही थी। नैटली मुस्कुराते हुए कहती है वैसे तुमने कितनी पी रखी है। अब काफी रात भी हो चुकी होती है तो नैटली उसे लेकर पास के एक होटल जाती है और कहती है कि जब तक तुम्हारी कार ठीक नहीं हो जाती तुम यहीं रहोगे। रात बिताने के बाद जेरी सुबह होते ही उस जगह जाता है जहां उसका एक्सीडेंट हुआ था। वो देखता है कि उसकी कार बुरी तरह से खराब हो चुकी है, जिसे ठीक होने में काफी वक्त लग जाएगा। इसीलिए वो अपने दोस्त को कॉल करता है और कहता है सुनो, मेरे पास एक स्टोरी है। यहाँ बैनफील्ड में एक लड़की है जो गूंगी है और आज वो अचानक से बोलने लगी। उसका फ्रेंड कहता है ठीक है, स्टोरी कवर करो और मुझे अपडेट देते रहना। जेरी फिर से उस लड़की एलिस के पास जाता है। एलिस चर्च में बैठी होती है और उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो अचानक से उठकर फिर से उस सूखे पेड़ के पास जाती है और उसके पीछे पीछे चर्च के सभी लोग आ जाते हैं। उनमें जेरी भी होता है। एलिस उस पेड़ को बड़े ध्यान से देखती है और अचानक से कहती है वो लेडी, उसका नाम मेरी है। वो चाहती है कि हम कल फिर से यहाँ पर आए। सभी की निगाहें एलिस की तरफ होती है, क्योंकि जो लड़की गूंगी और बहरी है वो अचानक से बोलने लगी। सभी को ये चमत्कार लगता है, लेकिन नैटली को ऐसा नहीं लगता और इसीलिए वो उसका टेस्ट करना चाहती है। वो उसे लेकर चर्च जाती है और उसको एक हेडफोन देती है। वो कहती है इसमें कुछ शब्द बोले जाएंगे जिसे तुम्हें दोहराना है। एलिस उन सभी शब्दों को सुनकर उन्हें करेक्टली रिपीट करती है, जिससे अब नैटली को भी लगता है कि ये एक चमत्कार है।
उसका पूरा दिन एलिस से बात करने में बीत जाता है और फिर अगले दिन मैरी के कहे मुताबिक एलिस फिर से उस पेड़ के पास जाती है। इस बार यहाँ पर बहुत भीड़ होती है और इन्हीं भीड़ में एक अपाहिज लड़का भी होता है जो एलिस के सिर्फ एक बार छूने से अपने पैरों पर चलने लगता है। इन सभी घटनाओं को गैरी अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा होता है, जिसे वो लोगों के सामने न्यूज चैनल पर पब्लिश कर देता है। इस वीडियो के पब्लिश होते ही हर न्यूज चैनल पर सिर्फ एलिस के चमत्कार की ही खबर चल रही होती है। इस चमत्कार की पुष्टि करने के लिए बेनफील्ड के ही एक दूसरे चर्च के 2 लोग आते हैं। उनमें से एक का नाम डेल गार्ड होता है। इनका कहना होता है कि 18वीं शताब्दी में पोप बेनेडिक्ट ने चमत्कार घोषित करने के लिए एक सिद्धांत बनाया था। उसके 3 हिस्से हैं। पहला बीमारी लाइलाज हो, दूसरा वो इलाज तत्काल और तीसरा इलाज पूरा होना चाहिए। जेरी डेलगार्ड से बात करता है। वो कहता है एलिस ने पहले कभी किसी को बात करते हुए नहीं सुना, फिर ये कैसे हो सकता है? वो कैसे बोल सकती है? दरअसल जेरी ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसे एक स्टोरी चाहिए, और अगर ये साबित होता है कि एलिस पर कोई चमत्कार नहीं हुआ है तो उसकी स्टोरी झूठी साबित हो जाएगी और उसकी जॉब उसे कभी नहीं मिल पाएगी। डेल गार्ड उसकी इस बात को समझ रहा होता है, इसीलिए वो जेरी को अथॉरिटी देता है कि सिर्फ वो ही एलिस से बात कर सकता है। एक दिन सभी चर्च में बैठे होते हैं और एलिस बाइबल पढ़ रही होती है कि तभी उसके अंकल फादर हैगन की तबीयत खराब हो जाती है। वो ठीक से सांस नहीं ले पाते और जमीन पर गिर जाते हैं। फादर की तबीयत खराब देख जेरी डॉक्टर को कॉल करता है, लेकिन फादर के पास ज्यादा वक्त नहीं होता तो एलिस उनके पास जाती है और उनसे पूछती है कि क्या आप मैरी में विश्वास रखते हैं? फादर कहते हैं हाँ। उनके हाँ कहते ही एलिस उन्हें टच करती है, जिससे फादर ठीक हो जाते हैं। डेल गार्ड को अभी भी इस चमत्कार पर विश्वास नहीं होता, इसीलिए वो फादर को लेकर डॉक्टर नेटली के पास जाता है। डॉक्टर नेटली फादर को सही सलामत देख कहती है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ समय पहले इनका लेफ्ट साइड का लंग पूरी तरह से खराब हो चुका था। मेरे हिसाब से इनके पास सिर्फ 6 महीने बचे थे, पर आज इनकी रिपोर्ट देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे इनका लंग कभी खराब ही नहीं हुआ था। ये सुनकर जेरी बहुत खुश होता है और डेलगार्ड से कहता है कि ये एक चमत्कार ही है। दिन पे दिन जेरी की किस्मत बदलती जा रही है। उसकी कवर की हुई स्टोरी हर सोशल मीडिया पर छा गई है और उसने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। उसे उसी कंपनी की तरफ से कॉल आया जिस कंपनी ने उसे झूठी कहानियां बनाने के मामले में निकाल दिया था। वो उसे फिर से रखना चाहते थे, पर जेरी का कहना था कि उसे एक ऊंची पोस्ट चाहिए जिसकी सैलरी भी पहले से ज्यादा हो। उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता क्योंकि एलिस से बात करने का राइट सिर्फ जेरी के पास ही होता है, और इसीलिए वो जेरी को उसके कहे मुताबिक पोस्ट पर रख लेते हैं। इन दिनों स्टोरी कवर करने के दौरान जेरी को बहुत बुरे और डरावने सपने दिखने लगते हैं। इन सपनों को भुलाने के लिए जेरी नेटली को लेकर पास की ही एक जगह पर घूमने चला जाता है। घूमते घूमते वो ऐसी जगह पहुंच जाता है जो उसने पहले अपने सपनों में देखी थी। वो नेटली से पूछता है क्या ये जगह चर्च की संपत्ति है? नेटली कहती है हाँ, 19वीं सदी में बनाई गई थी। गैरी कहता है कब? 1845 में। वो कहती है हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? इस घर के सामने एक छोटी सी झील होती है जिसमें पानी बह रहा होता है। जेरी उस बहते हुए पानी को बड़े ध्यान से देखने लगता है कि तभी अचानक से पानी में उसे एक शैतान का चेहरा दिखता है। वो डर जाता है और तुरंत फादर हैगन से मिलने के लिए निकल पड़ता है। फादर हैगन स्मोक कर रहे होते हैं। उनके सिगरेट के धुएं दीवार की तरफ जाने लगते हैं। फादर भी इस दीवार के पास जाते हैं जिसमें दरारें होती हैं, और इन्हीं दरारों में से उन्हें एक किताब मिलती है। वो इस किताब को लेकर चर्च जाते हैं और उसे पूरा पढ़ लेते हैं। तभी उनसे मिलने के लिए एक लेडी आती है। ये लेडी का चेहरा देखे बिना उससे बात करने लगते हैं। बात करते करते उस लेडी की आवाज भारी और डरावनी होने लगती है।
वो कहती है, शैतान ने मुझे चमत्कार करने की शक्ति दी और उसी शक्ति से मैंने तुम्हें ठीक किया। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए, लेकिन तुमने मुझ पर शक किया। फादर हैगन उसकी आवाज सुनकर डर जाते हैं। वो वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन उनके भागने से पहले ही वो शैतान उनको मार देता है। फादर हैगन रस्सी के फंदे में लटक रहे होते हैं कि तभी वहाँ जेरी आ जाता है। वो उन्हें नीचे उतारकर इसकी खबर चर्च के एक दूसरे फादर को देता है। वो फादर वहाँ आते हैं और उन्हें उनके अंतिम संस्कार के लिए भेज देते हैं। वो जेरी से कहते हैं कि हम चाहते हैं कि आप इस बात को किसी को न बताएं, क्योंकि हमारे पेशे में आत्महत्या नहीं करते हैं। जेरी इस घटना से बहुत दुखी होता है और उसे अब लग रहा होता है कि एलिस के ऊपर ईश्वर का नहीं बल्कि किसी शैतानी शक्ति का वास है और इसी शैतानी शक्ति ने फादर हैगन को मारा है। ये सब होने के बाद वो एलिस के पास जाता है और उसे इस स्टोरी को रोकने के लिए कहता है, पर एलिस कहती है, नहीं, मैरी चाहती है कि हम उसके काम को जारी रखें और इसके लिए उसने तुम्हें चुना है ताकि तुम लोगों तक उसके चमत्कार को पहुंचा सको और लोगों के मन में उसके प्रति आस्था को बनाए रखो। जेरी को ये सब ठीक नहीं लग रहा होता, इसीलिए वो एलिस के सामने अपना कैमरा बंद करने का दिखावा करता है और उससे कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इन सब के पीछे किसी शैतानी शक्ति का हाथ हो सकता है? एलिस इस बात से गुस्से में आ जाती है। वो कहती है, मैरी पर शक मत करो। एलिस को बिगड़ते देख जेरी इस बात को खत्म करके अपने रूम में चला जाता है और बार बार इस आखिरी वीडियो को देखता रहता है, जिसमें अचानक से उसे एक शैतान का चेहरा दिखाई देता है। वो डर जाता है और सुबह होते ही वो नेटली के पास जाता है। वो उससे पूछता है कि चर्च के सारे रिकॉर्ड्स कहाँ रखे हैं। नेटली उसे लेकर चर्च के पास जाती है। सभी रिकॉर्ड्स एक अंधेरे कमरे में होते हैं। नेटली पूछती है, हम क्या ढूंढ रहे हैं? जेरी कहता है, कुछ भी जो 1845 से संबंधित हो। ढूंढते ढूंढते जेरी को वही बुक मिलती है जो पहले फादर हैगन को मिली थी। ये लैटिन भाषा में होती है और जेरी को लैटिन भाषा नहीं आती, इसीलिए वो इस बुक को पढ़ने के लिए नेटली को दे देता है। नेटली इस बुक को पढ़ना शुरू करती है, जिसमें लिखा होता है उस चुड़ैल मैरी एलेनोर के बारे में जिसके पास जादुई शक्तियाँ थी। वो बीमारी को ठीक कर सकती थी। उसका कहना था कि उससे वर्जिन मेरी बात करती थी और अगर आप उन्हें खुद को समर्पित कर दे तो वो आपको भी ठीक कर देगी। लेकिन सबने मिलकर उसका सामना किया। उन्होंने मैरी को पकड़कर उसे एक पेड़ से लटका दिया, साथ ही साथ उसके चेहरे पर एक नकाब चढ़ाकर उसे जला दिया और उसकी राख को एक गुड़िया में कैद करके उसे जंजीरों से बांधकर उसी पेड़ के नीचे दफन कर दिया। अब जेरी समझ जाता है कि ये चुड़ैल उसी के कारण आजाद हुई है, क्योंकि उसने मजाक मजाक में जिस गुड़िया को तोड़ा था वास्तव में उसके अंदर मैरी की आत्मा कैद थी। और वो ये भी पढ़ती है कि मैरी सिर्फ एलिस से ही बात कर सकती है, क्योंकि एलिस मैरी की वंशज है और जो लोग उस पर विश्वास करके 3 बार उसकी शपथ लेंगे वो अपनी आत्मा को उसके नाम कर देंगे और फिर वो उनकी आत्मा को नर्क में ले जाकर उन्हें अनंत काल तक पीड़ित करती रहेगी। ये सब जानने के बाद ये दोनों यहाँ से जाने वाले होते हैं कि तभी इन पर चुड़ैल मैरी हमला कर देती है। लेकिन जेरी किसी तरह नेटली को लेकर कमरे से बाहर निकल जाता है। इस हादसे के बाद वो फादर और डेलगार्ड के पास जाता है और मैरी की पूरी बात बताता है, लेकिन फादर उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते। वो मैरी के संदेश के कहे मुताबिक आज के दिन उस वृक्ष के पास एक सभा आयोजित करने वाले होते हैं, जहां मौजूद सभी लोग मैरी के लिए अपनी प्रतिज्ञा लेंगे। अब जब फादर उसकी मदद नहीं करते तो वो खुद ही चुड़ैल को रोकने के लिए सुराग ढूंढने लगता है। वो चर्च जाता है जहां उसे 1895 में लिखा हुआ एक पुराना खत मिलता है। उसमें लिखा होता है कि मैरी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक उसके वंशज हैं। ये पढ़ने के बाद वो नेटली को कॉल करता है और उसे इस खत के बारे में बताता है कि तभी उसके सामने मैरी आ जाती है जो उसे मारने वाली होती है कि सही वक्त पर डेलगार्ड वहाँ आ जाता है जो उसे बचा लेता है। ये सब देखने के बाद डेलगार्ड को जेरी की बातों पर भरोसा हो जाता है, इसीलिए डेलगार्ड उसे रोकने के लिए उस टूटी हुई गुड़िया को जोड़कर मैरी की आत्मा को फिर से उसमें कैद करने की कोशिश करता है। लेकिन इस कोशिश में वो मारा जाता है, क्योंकि लोगों की प्रार्थना और विश्वास से मैरी बहुत ताकतवर हो चुकी होती है।
डेल गार्ड के मरने के बाद जेरी और नेटेली को कुछ समझ नहीं आता कि अब वो क्या करें। कुछ देर सोचने के बाद नेटेली कहती है कि सबसे पहले हमें लोगों को उसकी प्रतिज्ञा लेने से रोकना होगा, वरना वो और भी शक्तिशाली होती जाएगी। जेरी उन लोगों को बचाना चाहता है, इसलिए ये दोनों दौड़कर उस भरी सभा में पहुंच जाते हैं जहां एलिस और बाकी सभी लोग मैरी के लिए 2 बार प्रतिज्ञा ले चुके होते हैं। नेटेली एलिस को इशारों इशारों में समझाती है कि वो जो भी कर रही है उसे रोक दे, और जेरी भी लोगों की भलाई के खातिर अपनी स्टोरी को झूठा साबित करता है, ये जानते हुए भी कि उसका पूरा करियर इस स्टोरी को झूठा साबित करने से बर्बाद हो जाएगा। एलिस इनकी बातों को सुनकर सोचने लगती है कि वो क्या करे। वो कुछ समय के लिए प्रतिज्ञा रोक देती है। प्रतिज्ञा रुकते ही मैरी उससे कहती है कि इस आखिरी काम को पूरा करो, वरना तुम फिर से पहले जैसी हो जाओगी और कभी भी नहीं बोल पाओगी। उसके इस शब्द के कहने पर एलिस का भी उस पर से भरोसा उठ जाता है और वो लोगों के सामने कबूल करती है कि मैरी असली नहीं है। उसके इस शब्द के कहते ही लोगों का मैरी के प्रति विश्वास कम हो जाता है। वो सभी अपनी प्रतिज्ञा रोक देते हैं। प्रतिज्ञा रुकते ही मैरी गुस्से में आकर पेड़ से बाहर निकलती है और वो पेड़ जलने लगता है। मैरी के बाहर निकलते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। बाहर निकलते ही वो सबसे पहले उस फादर को मार देती है और जेरी को भी मारने वाली होती है कि उसके सामने एलिस आ जाती है जो उसे बचा लेती है और खुद जेरी के लिए अपनी कुर्बानी दे देती है। एलिस के मरते ही मैरी भी खत्म हो जाती है, लेकिन फिर कुछ वक्त बाद अचानक से एलिस अपनी आंखें खोल देती है। अब वो बोल नहीं सकती क्योंकि मैरी खत्म हो चुकी है और मैरी के खत्म होने के बाद वो सभी लोग जिस पर उसने चमत्कार किया था वो अपनी पुरानी अवस्था में लौट आते हैं। इस तबाही के शांत होने के बाद अगली सुबह होते ही नेटेली, जेरी और एलिस फादर हैगन के लिए उनकी कब्र पर जाकर प्रार्थना करते हैं और ये कहानी खत्म हो जाती है।